नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। ये क्लास नंबर आपका 53 क्लास नंबर है। इसके पहले 52 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, टीटी फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। साथियों, इस 50 नंबर 3 क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, आप लोगों का जो भी स्कोर हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, और ये पिछले क्वेश्चन का जो है हमारा मॉक क्वेश्चन था पिछले क्लास का, कि फ्रॉबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख दिया है? गेंद के खेल पर, ब्लॉक के खेल पर, आकृतियों के खेल पर, या उपयुक्त सभी खेलों पर। तो फ्रॉबेल ने किस खेल पर प्रमुख दिया है? वह है गेंद के खेल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं, सफलता की बात करें अगर, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल 1782 टू 1752 के बालवाड़ी का विचार था। यहाँ पे 1852 होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। तो 1782 टू 1852 के बालवाड़ी का विचार था कि फ्रॉबेल की किंडरगार्टन मुक्त खेल और उद्यान पर्यावरण के संदेश को लेकर फ्रांस, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अभ्यास करने वाले छोटे बच्चों की शिक्षा में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक आंदोलन था। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रॉबेल से संबंधित है, जॉन डीवी से संबंधित है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से संबंधित है, या मैकडूगल से संबंधित है? आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है किससे संबंधित है? तो यह जॉन डीवी से संबंधित है। सभी लोग जानते हैं प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई है, और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया ये भी हमें समझ लेना। प्रोजेक्ट विधि संबंधित पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है किससे संबंधित है? तो यह जॉन डीवी से संबंधित है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपके किलपैट्रिक है, जो एक जॉन डीवी के शिष्य आपके किलपैट्रिक हैं। और इस विधि में बालक ही किसी को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है, और यह उद्देश्यपूर्ण भी होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, और इस विधि द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रत्यक्ष अनुभव किस विधि द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव आपके जो है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव हो। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो जो विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिकाओं के शिक्षण में अधिक से अधिक जो भागीदारी है वह किस विधि द्वारा संभव हो सकती है? व्याख्यान विधि द्वारा, पाठ्य पुस्तक द्वारा, श्रव्यदर्श सामग्री द्वारा, या वार्तालाप विधि की बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थी बालक बालिकाओं में शिक्षण जो है अधिक से अधिक भागीदारी जिस विधि द्वारा संभव है वह विधि है वार्तालाप, बातचीत करने की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में आपके यहाँ पे अध्ययन करना है और फीडबैक करना है। किसकी बात करेंगे? अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करें। पहला कथन है, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, अध्यापन के पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में अगर देखें तो सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधा भी है, अर्थात विधि की बात करेंगे, और विद्यार्थियों के आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के प्रेरित करने हेतु ये एक प्रभावपूर्ण प्रणाली भी है। यहाँ पे प्रभावशील नाम बार बार आ जाता है, क्योंकि प्रभावशील नाम हम ज़्यादातर आते हैं और बोलते भी हैं। तो प्रभावपूर्ण प्रणाली की बात करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी हमारा जो दोनों कथन सही दिए गए हैं, तो यहाँ हम ऑप्शंस देखेंगे। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए व बी दोनों, सी वाला सही हो जाएगा।
कोई भी डाउट हो, फीडबैक जो भी हो, आपका कमेंट्स रो पर ही है, फीडबैक शुरमान है। साथियों, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्ययों शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मौखिक मार्गदर्शन है, ये जो क्रम प्रभावी है, ये कौशल शिक्षण में जो है कम प्रभावी होता है। किसकी बात करेंगे? मौखिक मार्गदर्शन जो है कौशल जो शिक्षण में कम प्रभावी है। छठा प्रश्न है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। यानी आपकी बात कर रहे हैं, अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बंधु की बात कर रहे हैं, तो आपको जो है इनमें से किस शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? भाषण विधि की बात कर रहे हैं, अंतःक्रियात्मक विधि की बात कर रहे हैं, वर्णनात्मक विधि की बात कर रहे हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो है अर्थात शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, वह है अंतःक्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। किस विधि से पढ़ाया जाए? क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक जो है, यानी मान लीजिए कक्षा में जो है आप प्रभावी व्याख्या दे रहे हैं, तो उस समय जो है एक अध्यापक जो है संबंध स्थापित करना है, सार्थक शारीरिक हाव भाव का समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ये ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है। तो कक्षा में जो प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक जो होता है वह सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का जो मुख्य योगदान है, वाणिज्यिक शिक्षालय की बात करेंगे, बालवाड़ी की बात करेंगे, पब्लिक स्कूल की बात करेंगे, लैटिन स्कूल की बात करेंगे। अभी हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में जो है बात बालवाड़ी एक शब्द आया था, तो शिक्षा में विकास को लेकर जो फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है वह साथियों बालवाड़ी की बात करेंगे, अर्थात किंडरगार्टन। जी हाँ, बालवाड़ी या किंडरगार्टन जो है एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे बच्चे चीज़ों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं और दूसरे बच्चे और शिक्षक के साथ रहते हुए सीख जाते हैं। यहाँ बड़े लोग भी सीखते हैं, वे बच्चों को देखते हैं और उनके साथ भाग लेते हैं। यह मानव संबंधों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला का काम करता है। तो किंडरगार्टन, बालवाड़ी, ये आपको रिमाइंड कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवा अवस्था हेतु, या परिपक्व अवस्था हेतु उपयोगी है? सभी कमेंट करेंगे। तो सीखने की जो खेल विधि है वह उपयोगी है, यहाँ पे बाल्यावस्था हेतु उपयोगी मानी जाती है। जो सीखने की खेल विधि है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की आयु कहाँ पर मानी गई? 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। अगला प्रश्न है साथियों, अगर बात करें शिक्षा में फ्रॉबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था वह विकास है। तो शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल के विकास में, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास, या लैटिन स्कूल का विकास। तो जब भी आपको पता है फ्रॉबेल का नाम आए, किंडरगार्टन की बात करेंगे, बालवाड़ी की बात करेंगे, तो शिक्षा में फ्रॉबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था वह किंडरगार्टन के विकास का था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठचर्या समय पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, यह भ्रमण के स्थान से ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। आप लोग जानते होंगे, अक्सर देखते हैं विद्यालय पर शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक जो साधन होता है, क्योंकि यह भ्रमण के स्थान से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह स्थायी ज्ञान होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए उपयोगी है? आपके बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, या उपयुक्त सभी अवस्था के लिए उपयोगी है?
सभी मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्ज़ाम फतेह इस बार बिल्कुल अवश्य करना है, 101% सिलेक्शन पाना है। जी हाँ साथियों, प्रश्न का जवाब फीडबैक आ चुका है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो आपके बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है और किशोरावस्था के लिए भी। अर्थात यहाँ पे उपयुक्त सभी की बात करेंगे। बाल अवस्था 6 से 12, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक कहलाता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये सारी अवस्थाओं पर जो है सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपयोगी मानी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विज्ञान में अंशिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं अंशिका एक मान लीजिए बालक बालिका की बात कर रहे हैं। एक बालिका है जो संप्राप्ति उसकी अच्छी है लेकिन गणित उसकी खराब है। तो इसका जो संभाव्य कारण क्या हो सकता है कि बालिकाएं प्रायः गणित में कमज़ोर होती हैं। यहाँ पे अंशिका के माता पिता अशिक्षित हैं या बालिका के माता पिता अशिक्षित हैं, गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है या गणित कठिन विषय है। तो आप सभी लोग जानते हैं विज्ञान में अंशिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित खराब है। इसका जो प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है बालिका में गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात हैं, फ्रोबेल हैं, किलपैट्रिक हैं या अरस्तु हैं? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। तो खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है? सभी लोग जानते हैं। हम किसकी बात करेंगे? फ्रोबेल की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं? आपके वर्दीमर हैं, प्लेटो हैं, किलपैट्रिक हैं या सुकरात की बात करेंगे। तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? आपका कमेंट आ चुका है किलपैट्रिक। जी हाँ साथियों, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जो है जॉन डेवी के द्वारा दी गई है। अगर यह प्रश्न आए कि प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो जॉन डेवी के द्वारा दी गई है। लेकिन उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया और इस विधि में क्या है, बालक ही किसी प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है और उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। किसके द्वारा? बालक के ही द्वारा। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने किया, W.H. किलपैट्रिक ने किया, मिस हेलेन ने किया या डाल्टन ने किया? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास की बात करते हैं, मिस हेलेन की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं डाल्टन प्रयोगशाला जो योजना या डाल्टन योजना जो है या डाल्टन जो प्लान है, ये शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिकी शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलेन फारखस्ट ने आरंभ किया। 1912 में अमेरिकी की शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलेन फारकस ने 8 से लेकर 12 वर्ष तक के बीच अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। निम्नलिखित में से यह किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन। देखिए, 4 विधियां आपसे बनना आवश्यक है। एक निगमन है, एक आगमन है और एक कौन सी है? संश्लेषण और विश्लेषण। ये जो 4 विधियां हैं, अंतर्दर्शन बहिर्दर्शन कम आती लेकिन इनको भी कर लीजिए। लेकिन आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये 4 विधियां बिल्कुल अच्छे तरीके से आपसे आनी चाहिए। तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण। देखिए, जब भी आपको पता उदाहरण शब्द अगर पहले आ गया, ये सोपान अगर पहले आ गया है तो आपका आगमन विधि होगा। ये आपको ध्यान देना है। काफ़ी बार हमारे प्रश्न में आता है कि आगमन निगमन विधि के अगर में अंतर क्या होता है? आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली में या आगमनात्मक निगमनात्मक प्रणाली में अंतर क्या होता है? तो निगमन प्रणाली में तर्क का क्रम जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किसकी बात कर रहे हैं? निगमन में जो तर्क का क्रम होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि आगमन प्रणाली में तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। निगमन प्रणाली मान्यताओं पर आधारित होती है, जबकि आगमन प्रणाली जो है अनुभव सर्वेक्षण पर बल दिया जाता है। क्योंकि आगमन पर अनुभव प्रणाली पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल अनुभव, ये आपको ध्यान देना है। और निगमन में क्या होता है? मान्यताओं पर आधारित होती है। जो निगमन प्रणाली है मान्यताओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी?
मंटेंसरी विधि होगी, खेल विधि होगी, किंडरगार्टन विधि हो जाएगी, या ये सभी विधियाँ हो जाएंगी। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, और आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो सहसावस्था के लिए एक उत्तम जो शिक्षण विधि कहलाती है वह आपके मंटेंसरी विधि भी कहलाती है, खेल विधि भी कहलाती है, और किंडरगार्टन विधि भी कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, और इस अवस्था में मंटेंसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि बच्चे के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियाँ हैं। 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग जानते हैं, फ्रॉबेल की बात करेंगे। जी हाँ, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन है वह फ्रॉबेल की बात करेंगे। और मारिया मंटेंसरी विधि की अगर बात करते हैं तो मंटेंसरी ने किया, मारिया मंटेंसरी की अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें और परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप, ये जो संबंधित है आपके सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अन्वेषण या पारस्परिक शिक्षण की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभेदित अन्वेषण की बात करें। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंततः विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए, अवसर जहाँ भी शब्द आता है हमारा पॉजिटिव माना जाता है। तो अंतः विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना। तो आप सभी लोग जानते हैं बीजों का जो अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे जो प्रभावी पद्धति है वह विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन है आज जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रयास एवं भूल विधि है, अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि है या खेल विधि कहलाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की जो उपयुक्त विधि होती है वह खेल विधि कहलाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोज या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक जो है अधिगम के एक की भूमिका निभाते हैं, सलाहकार की, सुविधादाता की या प्रदाता की, प्रबंधक की या प्रेरक की। यह खोज डिस्कवरी अधिगम में जो है शिक्षक अधिगम के किसकी एक भूमिका निभाते हैं? एक सुविधा प्रदाता की एक भूमिका निभाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो भी कमेंट हो, फीडबैक हो, आप लोग अपना कमेंट फीडबैक बता सकते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों, निम्नलिखित में से ऐसे शिक्षण की समस्या को जो है हल करने की विधि गलत लाभ है। प्रश्न को समझिएगा, थोड़ा विपरीत प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ होता है? सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी अर्थात लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह बात करेंगे, यह शिक्षार्थी अर्थात लर्नर को अधिगम की प्रक्रिया दिलचस्पी दिलाता है या इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात हो जाएगा, क्योंकि देखिए शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ यह होगा इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही दिया गया है। बाकी जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, आप लोग अपना कमेंट, अपना फीडबैक बता सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
निगमनात्मक विधि इस प्रकार होती है। देखिए, आगमनात्मक, निगमनात्मक, इसके बारे में हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। जो निगमनात्मक विधि है यह उदाहरण से दृष्टांतों की ओर होती है, कानून और नियमों से अवलोकन की ओर होती है, सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर होती है, या अवलोकन से उदाहरण की ओर होती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जो निगमनात्मक विधि है वह आपकी कानून और नियमों से अवलोकन की ओर होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। डाल्टन योजना या डाल्टन प्लान में क्या नहीं है? स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग या स्वतंत्रता। तो आप सभी लोग जानते हैं डाल्टन योजना या डाल्टन जो प्लान है इसमें आपका समय सारणी नहीं है, बाकी स्वयं सीखना, सहयोग, स्वतंत्रता ये तीनों आपके शामिल हैं। क्योंकि डाल्टन प्रयोगशाला या डाल्टन जो योजना है शिक्षण का एक कंसेप्ट है जिसे अमेरिका की शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलेन पार्खस्ट ने आरंभ किया था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, और इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं सन 1912 में अमेरिका की शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलेन पार्खस्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई, और इसके बारे में हम बात भी पिछले क्वेश्चन पर कर चुके हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती हैं परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं? अर्थात ऐसी सोच विधि को आपको निरूपित करने वाली बताना है, पद्धति बताना है जो पद्धति का उपयोग तो किया जाता है, जो समाधान दे सकती हैं परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, मतलब त्रुटियों की संभावना है। क्या वह बुद्धि है? बुद्धि सोच विधि की बात कर रहे हैं, युक्तिवाद या गिज की बात कर रहे हैं, एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, या स्वानुभाविक स्वतः शोध की बात करेंगे? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है स्वानुभाविक स्वतः शोध, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 30वें प्रश्न की, और इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के रूप में, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण में, प्राकृतिक विधि में, या अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष विधि के कई नाम हैं, 3-4 नाम हैं, और उनमें से एक नाम ऑप्शन पर भी दिया गया है। तो प्रत्यक्ष विधि को किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है, और साथ साथ ही इस विधि को सुगम पद्धति अथवा निर्बाध विधि, सामत्र विधि अथवा प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को करके दिखाना, और इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी के लिए किया गया था। किसकी बात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे, अर्थात प्राकृतिक विधि की बात करेंगे। और आइए आज जान लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन आपके लिए क्या है। उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना जो है सहसंबंध है, आगमनात्मक है, आकस्मिक है, या निगमनात्मक है? आपको कमेंट करके बताना है उदाहरणों से सामान्य की ओर कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथ ही साथ 30 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शो पर ही है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।